ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध हैं। अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी। दोस्तों, सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हैं, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन लॉरेंस या लॉर्ड वेलेस्ली। तो उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, वर्ष याद रखिएगा 1793, 1793। दोस्तों, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त या इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो सही उत्तर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में लागू किया। इसके अंतर्गत या ये जो व्यवस्था थी पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग यानी कोडागू कर्नाटक में भी लागू की गई थी। तो मुख्य रूप से आप जान लीजिए दोस्तों, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने जो है ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था और साथ ही इसके अतिरिक्त ये व्यवस्था पूर्वी बंगाल, असम और कर्नाटक के कुर्ग में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि असम में चाय कंपनी। दोस्तों, याद रखिएगा, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष हैं आपके सामने 1835 में, 1837 में, 1839 या 1841 में। तो सही उत्तर 1839। दोस्तों, याद रखिएगा कि असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई और ये कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी और नजीरा, असम में इस कंपनी का मुख्यालय बनाया गया था। तो याद रखिएगा 1839 में सबसे पहले असम में चाय कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? आपको बताना है। ये प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक दोहन का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में ड्रेन थियरी जो है या आर्थिक दोहन का सिद्धांत या निकास का सिद्धांत, इसको दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, एक आसान सा प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला और धन के बहिर्गमन या धन के निकास सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया कि भारत का धन जो है वो हर माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से ब्रिटिशों को प्राप्त हो जा रहा है और भारत जो है दिनों दिन गरीब होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, यह विचार किसने व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ। तो उत्तर है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स जो कि महत्वपूर्ण पाश्चात्य विचारक है, इसने ये विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है ये घिनौनी है। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ऑप्शन है जमींदारों के साथ,
किसानों के साथ, मजदूरों के साथ या व्यापारियों से। तो उत्तर आपका हो जाएगा जमींदारों से, ऑप्शन ए। दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त जो है वो जमींदारों के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो ये प्रश्न नया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश जनरल और सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था, इसलिए आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। तो याद रखिएगा, आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था। ऑप्शन है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए कि आर्थिक तौर पर जो है ये 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था। ऑप्शन है भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण या नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो ये महत्वपूर्ण प्रभाव था 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का। दोस्तों, आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। अगला प्रश्न है बेल्बी आयोग। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में कौन इंग्लैंड गया था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, 24 मई 1895 को बेल्बी आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का प्रमुख कार्य भारत सरकार या भारत परिषद के राज्य सचिव के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सैन्य और नागरिक व्यय के प्रशासन और प्रबंधन की जांच करना है। इस आयोग के एक सदस्य के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड गए थे। अगला प्रश्न है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंसेज का प्रयोग किया जाता था किसके लिए, आपको बताना है। इंपीरियल प्रेफरेंसेज, तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत या छूट के लिए दिया जाता था या किया जाता था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका कारण क्या था। भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को प्राथमिकता दिया जाना था। और ब्रिटिश शासन के दौरान जो धनिक वर्ग था वो भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता देता था और उद्योगों में नहीं, इसी कारण उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किस सन में या किस वर्ष में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है 1885, 1886, 1889 या सन 1900। तो सही उत्तर हो जाएगा 1885। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि तत्कालीन बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया, जिसमें भू मालिक या जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा, जो है बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था वर्ष 1885 में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? आपको बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। इसमें से आपको बताना है कि कौन से लोग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। तो सही उत्तर है अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। इसमें कॉर्नवालिस शामिल नहीं हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 और 3 याद रखिएगा। दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई एक प्रणाली था और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले 1792 में जो है तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया और 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में पूर्ण रूप से लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया और संपूर्ण भारत के लगभग 51% क्षेत्र यानी मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम आदि में ये व्यवस्था लागू थी। और इस व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ के द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए थे। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं और इसके आधार पर बताना है कि कौन से कथन सही हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। सरकार रैयत यानी किसान को पट्टे देती थी, बिल्कुल सही है। और तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं, 1, 2, 3। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों और बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था सरकार और जो है रैयत यानी किसान के मध्य सहमति या संबंधों पर आधारित था। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था और भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो उत्तर है आपका रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन बी। दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1850, 1895, 1900 या 1905 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सन 1900 में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। जजमानी प्रथा ये उत्तर भारत में प्रचलित प्रणाली थी। 12 बलूट महाराष्ट्र में प्रचलित व्यवस्था थी। मीरासी, तो मीरासी जो है ये तमिलनाडु में और अडाडे ये कर्नाटक में प्रचलित थी ये व्यवस्था। तो सही सुमेलन 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 3, 4, 2 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो जजमानी प्रथा उत्तर भारत में, 12 बलूट महाराष्ट्र में, मीरासी तमिलनाडु में और अडाडे जो है ये कर्नाटक में ये प्रथा जो है प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, अनुद्योगीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है।
तो यहाँ पर आपके दो कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन अनुद्योगीकरण के संदर्भ में सही हैं। देखिए, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया था, तो बिल्कुल सही। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों, भारत में अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा शुरू हुई थी। इससे जो है क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया और इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई और ये औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग जो है राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता, इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर 2 और 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए, औरंग जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ गोदाम यानी गोडाउन होता है। औरंग जो है फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ गोदाम होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशाला या वर्कशॉप के लिए भी किया जाता है। बेनियान या बनिया पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी और भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। और मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता था। रैयतवाड़ी प्रथा में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 2 और 3 आपके सही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, छोटा चैप्टर था। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे इनको हमने इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था। ऑप्शन है मद्रास, बम्बई, अलीगढ़ या कलकत्ता में। तो सही उत्तर कलकत्ता में। दोस्तों, 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। दोस्तों, 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका वर्तमान नाम एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो उत्तर है जोनाथन डंकन। दोस्तों देखिए, 1791 याद रखिएगा, 1791 में जो है बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। अगला प्रश्न है, किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद। तो सही उत्तर माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
तो आप जानते हैं भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो उत्तर है सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन डी। दोस्तों विलियम जोन्स ने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। तो शकुंतला जो प्रश्न में दिया गया है उसका अर्थ अभिज्ञान शाकुंतलम है। अगला प्रश्न है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र या वुड डिस्पैच दोस्तों शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 का है वुड डिस्पैच, याद रखिएगा। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? तो सही उत्तर हंटर कमीशन में मुख्य रिपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा को दी गई थी। हंटर कमीशन 1882 का है, याद रखिएगा 1882। दोस्तों 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में जो है एक आयोग गठित किया गया था और 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए हंटर आयोग गठित किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1906 को। याद रखिएगा 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का निर्णय किया गया और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। अगला प्रश्न है सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों सैडलर आयोग जो है ये शिक्षा से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार जरूरी है। अगला प्रश्न है शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो सही उत्तर 1917, सैडलर 17, याद रखिएगा सैडलर आयोग 1917 में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं किससे? आपको बताना है। तो सही उत्तर लॉर्ड मैकाले दोस्तों ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। और आप जान लीजिए भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया और मैकाले ने भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थियरी के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है चार्ल्स वुड, मैकाले, J.S. मिल या कार्नवालिस। तो सही उत्तर मैकाले। दोस्तों भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थियरी या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो यहाँ पर विकल्प जो हैं आप देख सकते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग या 1854 का वुड डिस्पैच। तो सही उत्तर है मैकाले के मिनट्स। दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर है। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र ये महत्वपूर्ण है और इसी से 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी।
अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई, आपको बताना है। तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। दोस्तों याद रखिएगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका समयकाल 1828 से 1835 था, इसके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1857। याद रखिएगा, 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसी वर्ष भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। और इस समय आप जानते हैं भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो सही उत्तर डी के कर्वे, ऑप्शन बी। डी के कर्वे ने 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई और 1854 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में वीके चिपळूणकर, बाल गंगाधर तिलक, एमबी नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर प्रमुख थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1817 में हुई थी, जबकि दिल्ली कॉलेज 1824 में, मेयो कॉलेज 1875 में और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी 1875 में की गई थी। तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना 1817 में हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर राजा राममोहन राय। दोस्तों राजा राममोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। दोस्तों याद रखिएगा ये जो यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं इसमें बीएचयू को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 1916 में 1916 में दोस्तों ये महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। और आप जान लीजिए बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था और इस योजना का मूलभूत सिद्धांत जो है वो हस्त उत्पादक कार्य या जो है रोजगार प्राप्ति के लिए शिक्षण या प्रशिक्षण देना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। तो सही उत्तर चार्ल्स आयोग। दोस्तों सबसे पहले चार्ल्स वुड आयोग में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया
और इस आयोग ने सुझाव दिया कि ग्राम स्तर पर देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनसे ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो सही उत्तर मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, राजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग या एनी बेसेंट ने। तो सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय मदन मोहन मालवीय को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। दोस्तों, आप जान लीजिए, ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे प्रशासन का खर्चा कम करने की चिंता थी। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की ओर बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये आसान सा प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1813। दोस्तों, याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को शामिल करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। ये 2 भारतीय सदस्य कौन थे? तो उत्तर है, देखिए, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। दोस्तों, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अंतिम प्रश्न, कि वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी, आपको बताना है। तो उत्तर है, वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में नियुक्त यूरोपीय अधिकारियों को भारत में प्रशासन के लिए प्रशिक्षित करना था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर या संवाद कौमुदी। तो सही उत्तर, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था और 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसे प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वेलेजली ने। दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में 1799 में, आप याद रखिएगा, सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का पत्रीक्षण अधिनियम पारित किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू किया था।
अगला प्रश्न है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो सही उत्तर लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द किया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो आप जान लीजिए लॉर्ड लिटन ने। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 का है, याद रखिएगा 1878, और लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? आपको बताना है। तो उत्तर है तारकनाथ दास ने। दोस्तों उत्तर अमेरिका महाद्वीप में वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? तो सही उत्तर राजा राममोहन राय ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो उत्तर है कलकत्ता से। दोस्तों इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी तत्कालीन बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। अगला प्रश्न है गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या मराठी? तो सही उत्तर उर्दू में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से ये गुरुमुखी में भी छपने लगा और ये पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 यानी 1868 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इस पत्र का नाम था केसरी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल, केसरी या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। दोस्तों बंगवासी, काल और केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थीं। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर और यंग इंडिया? तो सही उत्तर यंग इंडिया। दोस्तों आप जान लीजिए कि यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया और महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? तो सही उत्तर ईश्वरचंद विद्यासागर। दोस्तों आप जानते भी हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर जो है इन्होंने बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उत्तर हो जाएगा लीडर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की और लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे।
अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो उत्तर है मनसुख लाल नजर। याद रखिएगा दोस्तों, द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1903 से प्रारंभ की गई पत्रिका थी। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उत्तर है इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? आपको बताना है। तो ऑप्शन है अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और उर्दू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि द इंडियन ओपिनियन पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। विकल्प डी यानी उर्दू में ये नहीं छापा जाता था। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? आपको बताना है। तो सही उत्तर कोलकाता से, ऑप्शन ए। दोस्तों उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक और संपादक जुगुल किशोर शुक्ल थे। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो सही उत्तर है हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन ए। दोस्तों किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था और हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जो है 1853 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर हरिश्चंद्र मुखर्जी। दोस्तों हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट पहले के 2 वर्षों में गिरीश चंद्र घोष ने संपादन किया था 1853 से 1855 तक, और 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। वो निर्भीकता से बंगाल मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने को संबद्ध किया था? तो उत्तर है अरविंद घोष ने। दोस्तों याद रखिएगा अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? महात्मा गांधी, CR दास, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू से? तो सही उत्तर मोतीलाल नेहरू से, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? ऑप्शन है केसरी, प्रताप, मराठा या मंजूषा। तो सही उत्तर है प्रताप पत्र के माध्यम से। दोस्तों विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो आप कई साथी जानते भी होंगे, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या जमींदार। तो सही उत्तर अल हिलाल। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में, वर्ष याद रखिएगा 1912 में दोस्तों साप्ताहिक पत्र अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था और वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ये था वंदे मातरम, जो उर्दू भाषा में निकलता था। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन या फिर युगांतर?
तो सही उत्तर युगांतर से महात्मा गांधी नहीं जुड़े हुए थे। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष ने किया था और ये एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, किसने कौमी आवाज़ पत्र का जो है प्रकाशन आरंभ किया था? तो कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और ये पत्र आप जान लीजिए लखनऊ से प्रकाशित किया गया था। इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी थे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो कॉमनवेल्थ पत्र दोस्तों ये एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का मिलान आपको करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बॉम्बे क्रॉनिकल, तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, यहाँ मिलान कर लीजिए। लीडर पत्र जो है ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा लीडर, और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। तो 3 1 2 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 1 2 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ा बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। बिपिन चंद्र पाल जो है ये न्यू इंडिया से जुड़े थे। अरविंद घोष जो है वंदे मातरम समाचार पत्र से जुड़े थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, दोस्तों ब्रह्म बांधव उपाध्याय ये संध्या समाचार पत्र और मोहम्मद अली कामरेड से संबंधित थे। तो 1 3 4 2 1 3 4 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन आपको करना है सूची 1 का सूची 2 से। महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें यहाँ पर देखिए संपादक और आगे की सूची में समाचार पत्र और पत्रिकाओं का आपको सुमेलन करना है। तो यहाँ पर देखिए S.A. डांगे ने द सोशलिस्ट का संपादन किया है। S.A. डांगे। मुजफ्फर अहमद ने नवयुग का। गुलाम हुसैन, दोस्तों गुलाम हुसैन ने इनकिलाब और यम सिंगर वेलू ने लेबर किसान गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। तो सही उत्तर 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आधुनिक भारत में प्रेस समाचार पत्र और पत्रिकाओं के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के साथ अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।